आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सेशन अपन ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ मैं अच्छे से क्लियर करूँगा कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है आपको और किस तरह से उसको पढ़ना है कि वो बढ़िया तरीके से याद हो जाए। पूरा वीडियो देखोगे तभी सारी चीज़ें समझ पाओगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि कुछ पूर्व धारणाएं होती है हमारे मन मस्तिष्क में। पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि हम किसी के प्रति कोई धारणा रखते, जैसे हमने कह दिया कि ये आदमी गलत है, हम उसको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, कभी उससे मिले ही नहीं है, फिर भी हमारी धारणा बन गई क्योंकि हमें किसी ने कहा है या हमने कहीं पढ़ा है ऐसा उसके बारे में, तो हमारी धारणा बन गई वो गलत है। अब वो कितना भी अच्छा है ना, तो भी हमारे मन में यही रहेगा कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व धारणा बना ली उसके बारे में ऐसी। तो बहुत सारी ऐसी पूर्व धारणाएं पुस्तकों के बारे में हमें बनी हुई, उन पूर्व धारणाओं को हटाना बहुत ज़रूरी है। वो पूर्व धारणाएं हटेगी, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें होगी। तो कौन सी ऐसी पूर्व धारणा जो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो पूर्व धारणा हटाएं, उसके बाद में मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहली धारणा ये बनी हुई होती है कि कोई भी पुस्तक लो आप, चाहे कोई भी मार्केट में कोई किताब लाते हैं तो कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती। हम कहते हैं ना कि ये किताब बढ़िया है, ये किताब खराब है, कोई भी किताब खराब नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई लेखक किताब लिखता है तो अपनी पूरी ताकत उसमें लगाता है, अपनी पूरी जान झोंकता है। कोई भी लेखक अपनी किताब खराब लिखना नहीं चाहता, वो अपने नाम अपनी फेम खराब नहीं करना चाहता, वो अपने पूरा प्रयास करता है कि वो बेहतर से बेहतर किताब बनाए। फिर अपन उसको खराब कैसे कह सकते हैं? अपने अर्थशास्त्र पढ़िए तो अर्थशास्त्र में वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक इन्फीरियर गुड्स, एक सुपीरियर गुड्स, मतलब उत्कृष्ट वस्तुएं और निकृष्ट वस्तुएं या घटिया वस्तुएं जैसे बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अरबपति व्यक्ति है जो मर्सिडीज, ऑडी और ऐसे रोल्स रॉयल्स ऐसी बड़ी बड़ी कार में घूमता है, तो उसके लिए स्विफ्ट, स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ियां जो ये निकृष्ट है और उनके लिए वो उत्कृष्ट है। और एक मध्यम क्लास का व्यक्ति जो सामान्य सैलरीड पर्सन होता है, उसके लिए वो स्कॉर्पियो, वो जो भी i20, 10 जो भी है, ये सारी उसके लिए उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन उसके लिए मोटरसाइकिल है वो निकृष्ट है। और भी गरीबी नीचे चले जाते हैं, जिसकी बहुत कम आय, जिसके लिए बाइक ही है जिसके पास, उसके लिए बाइक उत्कृष्ट है, साइकिल निकृष्ट है। जिसके पास साइकिल है उसके लिए साइकिल ही उत्कृष्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति की आय के अनुसार तय होता है कि कौन सी वस्तु उत्कृष्ट है, कौन सी वस्तु निकृष्ट है। तो उस हिसाब से अगर अपन इस बात को यहाँ पे लागू करें तो एक लेवल के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई आईएएस के लेवल की बुक्स नहीं होती, कोई आरपीएससी के लेवल की नहीं है, कोई पटवार के लेवल की है तो वो उससे ऊपर के लेवल की नहीं है। तो इसको लेवल की अपन तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकती कि किताब खराब है। तो सबसे पहली धारणा आपको ये हटानी होगी कि कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती, पुस्तकें सारी अच्छी होती है, बस जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसके वो लेवल की है या नहीं है। एक तो ये धारणा हटानी है, पूर्व धारणा कि कोई पुस्तक खराब नहीं होती। दूसरी पूर्व धारणा हमारे में ये बनी रहती है कि किताब में गलतियां बहुत हैं। विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा, इस पूरी जितनी भी किताबें, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो 100% त्रुटि रहित हो। उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई तथ्य गलत होगा, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती कर लेता है। मनुष्य करेगा या फिर वो लेखक करेगा या टाइपिस्ट करेगा या प्रूफ रीडर कर लेता है, कहीं न कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो 100% त्रुटि रहित हो, ऐसा कोई दावा भी नहीं कर सकता। होता यूँ है कि जैसे जैसे तथ्यों की गहराई में चले जाते हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी पुस्तक है वो त्रुटि रहित नहीं होती। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ सभी में रहती है, हमें उनको हमारी नज़र में आती है तो संशोधित कर लेनी चाहिए। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने आप ही संशोधित कर लेंगे। और ऐसी सामान्य 1-2 त्रुटियों के कारण, 10 त्रुटियों के कारण हम फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो 1-2 त्रुटियां रही है वही सवाल परीक्षाओं में आए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दूसरी धारणा ये निकालनी है कि कोई किताब गलत है। किताब गलत नहीं होती, छोटी मोटी त्रुटियां किसी भूलवश रह जाती है। तीसरी धारणा हमारे दिमाग में ये बनी हुई है कि इस किताब से इतने सवाल आते, इससे इतने आते। विद्यार्थियों में एक और बात बता दूं, कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं जिसमें 100% पेपर का प्रश्न वहाँ से आए, ऐसी कोई किताब नहीं होती। ठीक है, किसी में 80-90% सवाल आते हैं तो किसी में 70 आते हैं, लो पूरे किसी से नहीं आते। ठीक है, किसी में 4 सवाल
वो आ गए जो एक किताब में नहीं आए, जो उस किताब में आए वो उस किताब में नहीं आए, तो ऐसा चलता है। तो 70 से 90% का रेशियो हर पुस्तक से रहता है। तो कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिससे एक भी सवाल नहीं आता, और कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं है जिसमें सारे सवाल आते हैं। तो ये धारणा भी हटाइए कि कोई भी पुस्तक है वो पूर्ण होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पूर्व धारणाएं हमें नहीं रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ है, ये सारी पूर्व धारणाएं आप हटाइए। और उसके बाद में देखो, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि एक ही पुस्तक पढ़ के, एक ही पुस्तक दो अलग अलग अभ्यर्थियों को दी जाए तो निश्चित रूप से फिर उनका टेस्ट लिया जाए तो डेफिनेटली दोनों बराबर नंबर नहीं लाएंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के पढ़ने के तरीके में डिफरेंस है। किताब सेम थी, तो कहने का मतलब ये होता है कि किताब खराब नहीं होती, किताब गलतियां से भरपूर ऐसा नहीं होता। हमारे पढ़ने के तरीके पे मैटर करता है कि हम उस किताब से कितना प्रतिफल निकाल पाते हैं। आज मुझे जहाँ तक याद आ रही, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास किए, 7-8 एग्ज़ाम्स तो राजस्थान के पास कर लिए नौकरी वाले। तो जो किताबें मेरे पास है वैसी किताबें हजारों लाखों अभ्यर्थियों के पास भी है। तो फिर मैं पास हो गया और वही पुस्तकें पढ़ के उन्हीं पुस्तकों के साथ अधिकांश अभ्यर्थी फेल भी हो गए। तो यहाँ पे पुस्तक को दोष नहीं दे सकते हम। यहाँ पे दोष जो जाएगा वो सीधा विद्यार्थी के ऊपर ही जाएगा, उसके पढ़ने के तरीके के ऊपर जाएगा। इसलिए किताबों को दोष ना दें, हमें हमारे पढ़ने के तरीके को बदलना है। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है पुस्तक को, ताकि हम उसका बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इतिहास की एक किताब है, आपके पास भी वही किताब है, और वो 2 किताबें अपन लेके बैठते हैं निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। क्यों? भले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, या आप ज़्यादा लाओगे या मैं ज़्यादा लाऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की बौद्धिक क्षमता अलग है, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग है, किताब सेम ही है। तो किताबों पे आप देखना कि आप के पास जो किताबें हैं वही किताबें उसी तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के पास ऑलमोस्ट है। फिर भी आप देखना कि सिलेक्शन ऐसे कुछ विद्यार्थियों का होगा, अधिकांश विद्यार्थी फेल होंगे। जैसे रीट ही है, 31,000 पास होंगे, बाकी सारे फेल ही होने, लेकिन किताबें सारी सभी के पास सेम है। तो किताब को आखिर पढ़ना कैसे? तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो पुस्तकें हैं ये पढ़ने के लिए छात्र का लेवल भी अलग अलग होता है। ये एक व्यक्तिगत बात होती है। जैसे कुछ विद्यार्थी बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, मतलब न्यू कमर्स का मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल नए होते हैं इस कंपटीशन की फील्ड में, जिनको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या यूँ कहिए कि उसने शुरू भी नहीं किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही मिडिल लेयर में होते हैं, जो ऐसे भी नहीं होते जिसको कुछ भी नहीं आता, और ऐसे भी नहीं होते जो बिल्कुल ही आपके स्किल्ड हो या दक्ष हो या बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हो, सारा कोर्स है वो बढ़िया तरीके से कर चुके हो। तो 3 टाइप के स्टूडेंट मैं मानता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ तैयार नहीं किया है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ तैयार है, बिल्कुल रेडी एकदम, और बस ये लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अपना ज्ञान और एनरिच करें। ऐसे लोग कहीं लगे हुए होते हैं गवर्नमेंट में, या फिर लगने वाले ही होते हैं, बस अपने नॉलेज को और एनरिच करते हैं ताकि किसी बड़े एग्जाम को पास कर सके या अपने ज्ञान को और साउंड कर सके। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो न दक्ष होते हैं और न नए होते हैं, बीच के होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस श्रेणी में आते हैं, जो न न्यू कमर्स है न ओल्ड है, ये बीच के हैं। ओल्ड का मतलब यहाँ पे कंप्लीट कोर्स किया हुआ, ये बीच की जो संख्या है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं तीनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ। सबसे पहले आता हूँ न्यू, जो बहुत ही नए स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक चीज़ें शुरू नहीं की। सबसे पहले उसको क्या करना है, उनको हर विषय की एक एक पुस्तक लानी, उससे ज़्यादा नहीं। और बेहतर यही होता है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या NCERT से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसान चीज़ें समझाई जाती है। तो इसलिए लोग NCERT सजेस्ट करते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की NCERT अगर अपन करते हैं तो हमारा एक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सारा अच्छा हो जाता है। इसके बाद अपन अगर ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो वो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ऐसे सामान्य चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए उसको। फिर करना क्या चाहिए, एक साथ मैक्सिमम एक साथ 1 या 2 विषय लेने चाहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए एक विषय ही पर्याप्त है। और मान के चलिए कि अगर 1-2 साल कोई आपके आसपास एग्जाम नहीं है तो एक विषय ही पढ़िए, और आपको लगता है कि 6, 7, 8 महीने बाद एग्जाम है या एक विषय में आप बोर हो रहे हैं तो कोई 2 विषय
एक साथ पढ़िए और 2 विषय के लिए कोई 2 किताबें लाइए, ज़्यादा नहीं लानी। कितनी पुस्तकें लानी है? 2 पुस्तकें लानी है। और जितनी ज़्यादा किताबें लाओगे उतना ही आप भ्रमित होंगे, उतना आप अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते जाओगे। फिर क्या करना है? फिर उस किताब के साथ क्या करना है? जैसे ही वो किताब आप लाए, उस किताब में सबसे पहले आपने पहला अध्याय निकाला। उस पहले अध्याय को निकालने के बाद आपको क्या करना है? उस अध्याय को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना। जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, कोई भी खबर पढ़ते हो, उस तरह से पेंसिल लेके बैठो और पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा, उसके बाद में भी एक चीज़ और होती है। अगर आप न्यू हैं लेकिन उस विषय की आपकी समझ अच्छी है, आपने 3-4 साल पढ़ा है चाहे स्कूली शिक्षा वगैरह में, तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है या आप बिल्कुल नया विषय पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, तो पूरी किताब एक साथ पढ़ लो। ये जैसे 20 टॉपिक है, 20 ही टॉपिक पढ़ के उसके बाद दोबारा उसका रिवीजन करो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो पहला पार्ट पढ़िए बढ़िया तरीके से। पढ़ने के बाद अगर पहले पढ़ रखा है तो उसी दूसरे टॉपिक को एक बार फिर वापस पढ़ लीजिए। तो दूसरी बार जब पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? दूसरी बार जब भी पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। जहाँ जहाँ समझ में आ जाता वहाँ वहाँ आप अंडरलाइन करना शुरू कर दो। ऐसे करके आप किताब को एटलीस्ट 1 से 2 बार करिए। उसके बाद में जब तीसरी बार पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। और तीसरी बार जब पढ़ोगे तब आप किताब के मार्जिन पर साइड में लिखना भी स्टार्ट कर लो। और जब यही पुस्तक चौथी बार निकलेगी तो निश्चित रूप से आपको उस किताब के अंश याद हो जाएंगे और यहाँ पे चौथे चरण में आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है इन चीज़ों को, लेकिन चीज़ें इतनी पक्की तरीके से काम करती है कि उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये काम किया जा सकता है न्यू कमर्स के लिए। आपको ये चीज़ें करनी है। एक किताब को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है और कंटिन्यू फिर उसका आपको रिवीजन करते जाना है। ठीक है। फिर इन स्टूडेंट्स को क्या करना है? इनको कम से कम 2 विषय तो एक साथ रखने ही रखने हैं। और उन 2 विषयों को क्या करना है? उन 2 विषयों को बढ़िया तरीके से तैयार करते रहना है। और आप यूं कहिए कि कम से कम आप हर टॉपिक को एक साथ ही 1-2 बार पढ़ लो और 2-2, 3-3 बार पढ़ने के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर आपका जल्दी हो जाएगा। आपका 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी स्थिति इनकी जैसी नहीं है। आप पूरी किताब पढ़ो, उससे बजाय आप हर टॉपिक को 2-2 बार कंटिन्यू पढ़ते जाओ और फिर आगे बढ़ो। और फिर तीसरी बार फिर पूरी बुक ही एक साथ पढ़ लो और चौथी बार उसमें फिर आप सॉर्ट आउट नोट्स कर सकते हैं। और इन लोगों को तो फिर क्या करना, किताब को खाली पढ़ना ही है। और ये जब लोग किताब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ फैक्ट नए आएंगे, उस फैक्ट को देख लेंगे क्योंकि उनकी इमारत तो तैयार है। इसकी इमारत के ऊपर केवल कोई नया तथ्य मिलेगा तो वो अपने आप ही उनके सेट हो जाएगा। इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको केवल नई किताब लानी है और उसमें देखना है कौन सी बात नई मिली है, वो अपने नोट्स में या अपनी पाठ्य सामग्री में या अपने दिमाग में ऐसे बिठा देंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है। मेन समस्या यहाँ पे आती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? किताब की सामान्य रीडिंग करनी है। सामान्य रीडिंग का मतलब एक प्रकार से फोरा उसके ऊपर से अध्ययन करना है। रीडिंग करने के बाद में उन चीज़ों की स्टडी करनी है। स्टडी का मतलब होता है थोड़ा सा समझना टॉपिक को। जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी की क्लास से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, आप देखना उसमें कि मैंने जब भी कोई टॉपिक लिया है तो उस टॉपिक को, उस जो हेडिंग है उस हेडिंग को मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सीधी स्टडी करवा रहा हूँ। रीडिंग स्टडी के बाद में फिर क्या होता है? फिर आप इसके ऊपर थिंकिंग, मनन कर सकते हो, चीज़ों को सोच सकते हो। जैसे मान लो कालीबंगा पढ़ा आपने, कालीबंगा एक बार आप ऊपर से देख लिया, दूसरी बार फिर वापस पढ़ा तब आपने उसके नीचे अंडरलाइन कर ली, स्टडी कर ली। तीसरी बार जब पढ़ो तब उसके ऊपर सोचो, बुक बंद करके कालीबंगा के दिमाग में पूरा रिमाइंड करवाओ कि कब खोज हुई, कैसे खोज की गई, किसने की थी, इसके अंदर कौन कौन से प्रमाण मिले, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आप दिमाग से सोचिए। जब आप ये सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूलोगे तो आप वापस चेक कीजिए। ऐसे आप तीसरे स्टेज पे मनन कीजिए। मनन करने के बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप रिटन अर्थात नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट में नोट्स हमेशा शॉर्ट में होते हैं। शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना दो कि उस पुस्तक को वापस ना देखना पड़े। जैसे कालीबंगा में आपको लगा कि 30-40 पॉइंट है वो मेन है, वो सारे के सारे नोट कर दो ताकि वो किताब वापस ना पढ़नी पड़े। नोट्स का ये फायदा होता है कि जब आप दूसरी कोई नई किताब लाओगे तो उसमें से आपको जो नई बातें मिलेगी वो आप उस नोट्स में ऐड कर दोगे। तो फिर तीसरी कभी किताब और लाओगे तो फिर उसमें नोट्स को और ऐड करोगे, तो नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होते जाएंगे और अपना ज्ञान भी एनरिच होता जाता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम एक पुस्तक को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें नई चीज़ें मिलती जाएगी। तो फिर आप पहली
गो थ्रो में सीधा ही नोट्स बनाओगे तो दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरी बार फिर नई चीज़ आएगी, फिर कहोगे यार ये नोट्स पूरा नहीं है। तीसरी बार पढ़ोगे फिर नई चीज़ आएगी, फिर कहोगे कि यार नोट्स में फिर भी अधूरापन रह गया। इससे बेहतर ये होता है कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, रीडिंग कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, फिर उसके ऊपर सोचिए टॉपिक के ऊपर, और सोचने के बाद में फिर उसके नोट्स बनाइए। रीडिंग में टाइम लगता है, स्टडी में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मान लो एक किताब आपने 20 दिन में पूरी पढ़ ली, तो 20 दिन पढ़ने के बाद कम से कम आपको वापस 20 से 30 दिन लगते हैं स्टडी करने में। फिर सोचने में आपको 5-7 दिन भी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में कोई किताब लिखी हुई है और मैं आपको दे देता हूँ, आप उस किताब को पढ़ के मेरे बारे में जानिए। तो आप उस किताब को पूरा पढ़ोगे, मेरे बारे में जो लिखी हुई है, उसको पढ़ने के बाद आप मेरे बारे में इतना नहीं जान पाओगे जितना आप वापस मेरे बारे में स्टडी करोगे और मेरे बारे में सोचोगे कि ये है, वहाँ से है, ये करते हैं, वो करते हैं, तब आप विजुअल करोगे, तब चीज़ें अच्छे से याद होगी। और जब रीडिंग और स्टडी होती है तो टाइम लगता है, थिंकिंग में टाइम भी नहीं लगता, और ये चीज़ें यहाँ पे जो है ये आपके मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हम रीडिंग स्टडी तो ठीक है कर लेते हैं, फौरी फौरी पढ़ते जाते हैं, 20-20 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचते। जब तक टॉपिक के ऊपर सोचेंगे नहीं, तब तक वो टॉपिक पूर्ण रूप से हमारे को फल देने वाला नहीं है। हम कहते हैं ना परीक्षा में हमारी गलती होगी, गलती नहीं है, दरअसल हमने उस टॉपिक के ऊपर कभी सोचा ही नहीं था, हमने केवल किताब पढ़ते ही गए। तो कृपया करके पहले किताब को फौरे फौरे तौर पे एक रीडिंग मारे, फिर उसकी 2 से 3 बार स्टडी करें अच्छे से। स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई भी पैराग्राफ लेके उसको सोचिए, उसके अंदर क्या लिखा हो, उसका सार क्या है। आप मेरी एनसीईआरटी की क्लास देखना, मैं आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ। मैं आपको, जैसे कल अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर में कि विहार क्या थे या संघ क्या थे या बुद्ध का जीवन क्या था, हमने पूरे इस बोर्ड पे है वो स्टडी कर ली उसकी। तो इस प्रकार से स्टडी 2-3 बार कीजिए, उसके बाद में उसके ऊपर सोचिए, सोचने के बाद में आप शॉर्ट में नोट्स कर सकते हो, और उसके बाद में आप कंटिन्यू उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप इस चरण को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से एक बार टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी तैयार हो जाएगी, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करूँ, ये कंडीशन आ जाती है। अगर आप शॉर्टकट सब कुछ करना चाहते हो तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कोई भी एक पुस्तक इन 500 चरणों से गुजरती है तो कम से कम उसको 3 से 4 महीने लगते हैं, कोई भी एक पुस्तक। और मैं मानता हूँ टोटल 6 जनरल स्टडी में 6 ही भाग है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह 6 ही भाग है। 6 में से 4 बड़े अहम है। इन 4 भाग के ऊपर अगर ये 3-3, 4-4 महीने दिए जाए तो निश्चित रूप से 1-1.5 साल के अंदर ये सारा मटेरियल बढ़िया तरीके से रेडी हो जाता है। और फिर क्या होगा कि अगर ये चारों तैयार हो गए तो फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। बस सिलेबस देखना ही पड़ेगा कि कौन से टॉपिक शेष रहे हुए हैं जो मैंने नहीं किए, वो ही करने पड़ेंगे, बाकी तो सारा ऑलरेडी आपका तैयार होगा। तो कृपया करके आप अगर मिडिल के हैं, चाहे आप न्यू कमर्स हैं, आप टॉपिक बुक्स लीजिए। अगर आपने बिल्कुल नए हैं तो आप पूरी किताबें पढ़ डालिए। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो एक एक टॉपिक को आप इन 500 चरणों से एक साथ गुजर सकते हो। जैसे ये किताब में मान लो 20 टॉपिक है, तो पहले टॉपिक की रीडिंग कर लो, 2 बार स्टडी कर लो, फिर सोच लो, फिर उसके बाद नोट्स कर लो। फिर दूसरे टॉपिक है, ये दूसरे टॉपिक के 5 चरण कीजिए, फिर तीसरे टॉपिक के ये 500 चरण कीजिए। आप अगर मिडिल में हैं तो ये टॉपिक वार भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो पुस्तक वार ऐसे कीजिए कि 15-20 पार्ट है, पहले अच्छे से रीडिंग कर लो, फिर उसकी 1-2 बार स्टडी कर लो अच्छे से, और उसके बाद में उसको थिंकिंग, मनन कीजिए उसके ऊपर। जितना ज़्यादा मनन होगा और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, सफलता के 2 मूल आधार है। 100% एक्यूरेसी आएगी, एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा परीक्षा में अगर आपके पढ़ा हुआ आया है तो थिंकिंग और रिवीजन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जो कि हम नहीं करते। मैंने देखा विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी किताब लाता है और फिर ठीक है पढ़ता जाता है, उसको खुद को नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है। उसकी हालत ये होती है कि वापस जब 2 घंटे किताब छोड़ के वापस किताब पकड़ता तो उसको देखना पड़ता है कि मैं पढ़ कहाँ रहा था। ये स्थिति है हमारी। हम पढ़ते जाते हैं, पागलों की तरह देखते जाते हैं, पता नहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम केवल रीडिंग ही करते हैं पुस्तक की, भले 20 बार रीडिंग कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आप एक बार, देखो अखबार की स्टडी नहीं करते, हम रीडिंग करते हैं, न्यूज़ पढ़ के छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता कौन से दिन क्या न्यूज़ आई थी।
तो कम से कम किताब की जब रीडिंग हो जाती है तो एक परिचय हो जाता है। जब स्टडी करते हैं तब उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें गहराई से जानने को मिलती है, और जब हम उसके ऊपर सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है, और उसके बाद में वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो चौथे पाँचवें चरण में जाके नोट्स बनते हैं। स्टार्टिंग में ना बनाया, नोट्स नहीं भी बनाते तो भी चलता है, लेकिन नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि फिर आगे जब दूसरी किताब लाओगे तो पहली किताब छूट जाएगी, और पहली किताब छूटेगी तो फिर उसका थोड़ा सा लॉस ये रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें भी मन मस्तिष्क है, ये स्मृतियों की क्षमता, चीज़ों की क्षमता अधिकता के कारण स्मृतियाँ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। विलुप्त क्या कह सकते हैं, विलोपित हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये चरण किया जा सकता है, इससे बढ़िया तरीके से काम होगा। तो आज का ये जो विषय था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए निश्चित रूप से ये फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। अंत में निष्कर्षता कह देता हूँ, कोई भी किताब लाओ उसको कम से कम एक बार उसकी रीडिंग मारो, उसके बाद उसको एक दो बार वापस पूरी स्टडी करो अच्छे से। आप टॉपिक वार भी ऐसा कर सकते हो। आप जैसे भूगोल अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, उसकी आप पहले रीडिंग कर ली बढ़िया कि है क्या ये, उसके बाद में एक दो बार उसको उसी दिन समझ लिया, स्टडी बढ़िया तरीके से समझ ली, और उसके बाद में उसके बारे में सोच के नोट्स बना दिए। तो एक दिन में एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो 20-25 दिन में किताब तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो रीडिंग कीजिए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रीडिंग नहीं करते, सीधी स्टडी करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका लेवल ठीक है, पहले विषय से परिचित है, तो आप सीधी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा रीडिंग का ठीक रहता है, क्योंकि आप सीधी स्टडी करोगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में ऐसे फंस जाओगे कि वापस आगे बोर हो जाओगे, किताब छोड़नी पड़ जाती है कई बार। तो रीडिंग कीजिए अच्छे से, फिर उसकी कम से कम 2 बार स्टडी कीजिए। तो 3 बार हो गया, फिर चौथी बार मनन करोगे, चौथी बार सिलेबस हो जाएगा। 5वीं बार जब उस किताब के बारे में नोट्स बनाओगे तो वो किताब 5वीं बार हो जाएगी। फिर 5-7 बार रिवीजन कर लोगे तो किताब 10 से 12 बार हो जाती है। तो फिर उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार से पढ़ना। यहाँ पे किताब से तात्पर्य गाइड से नहीं है, ऑथेंटिक लेखकों से है। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। और अंत में चलते चलते बता दूं कि ये कैसे करना है। इसका अगर आपको प्रैक्टिकली डेमो देखना है तो आप मेरी कोई भी एनसीईआरटी की क्लास देख लेना। उसमें मैंने 7-8 लेक्चर लिए हैं टोटल। एनसीईआरटी 6ठी क्लास में 12 ही पार्ट है, जिसमें करीबन 15 या 17 वीडियो बनेंगे। उस 15-17 वीडियो को किसी स्टूडेंट ने नोट्स के रूप में लिखा है। तो आप देखना कि मुश्किल से 20 या 30 पेज होंगे। वही किताब जो 150 पेज की है उसको 20-30 पेज में मैंने नोट्स के रूप में लिखवा दिया। अब आप देखना कि वही 20 और 30 पेज मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस टॉपिक से कोई सवाल आ गया तो उस 20-30 पेज से कभी बाहर नहीं जा सकता। और एनसीईआरटी ने जितना लिखा उससे 3 गुना ज़्यादा मैंने उसमें लिखवाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20-30 पेज में हमने 6ठी की एनसीईआरटी समेट ली। अब वापस कभी वो एनसीईआरटी नहीं देखनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते मैं 12वीं तक पूरी एनसीईआरटी जब करवाऊंगा तो मुश्किल से 1 रजिस्टर 1.5 रजिस्टर भरा जाएगा। उस पूरे 1.5 रजिस्टर में 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी आ जाती है, और उसको फिर पता नहीं कितनी बार पढ़ा जाएगा। तो फिर वहां से कभी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो वो आप प्रैक्टिकली डेमो देख सकते हो कि किस तरह से रीडिंग, स्टडी और मनन किया जा सकता है, नोट्स किस तरह से किए जा सकते हैं। ये चारों चीज़ें मैंने उस सारे पिछले लेक्चर्स में फॉलो की है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। और आपको जो कुछ पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आती है तो आप वो मैसेज बॉक्स में डालते जाइए। जब भी जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास जो है वो करूँगा। धन्यवाद।